नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी की इस ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग लास्ट लेक्चर मूल अधिकार का पार्ट 1 डाला था, जिसमें हमने सिर्फ एक परिचय को हम लोग ने पढ़ा था मूल अधिकार में। आज एक नए चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे कि मूल अधिकार में संशोधन को लेकर के क्या क्या विवाद रहा है। यहाँ पे दो व्यू रहे हैं कि मूल अधिकार में संशोधन करने की संसद की शक्ति है, और कुछ लोगों का ऐसा दृष्टिकोण रहा है कि मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। इस विवाद को समझने के पहले हमें दो अनुच्छेद को समझना होगा। पहला अनुच्छेद 13(2) और दूसरा अनुच्छेद 368 या 368। 13(2) ये कहता है कि राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता है जो कि भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करती हो। यदि ऐसी विधि बनाई जाती है तो उल्लंघन की मात्रा तक उसको शून्य समझा जाएगा। दो चीज होगी, एक तो विधि नहीं बनाई जाएगी, यदि विधि बनाई गई तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकेगा, और न्यायिक पुनरावलोकन के बाद उस विधि के जो पार्ट मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 13(2) में एक चीज और कहा गया कि यदि उल्लंघन की मात्रा को हटाने से विधि अपना प्रभाव खो देती है तो पूरी विधि को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 13(2) था। मतलब कहने का तात्पर्य कि 13(2) के अनुसार राज्य कोई विधि ऐसी नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। दूसरी तरफ अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संसद के पास शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के संविधान का संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पे ये विवाद का विषय रहा कि 368 में जो कहा गया कि भारत की संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान का संशोधन कर सकती है, क्या इस शक्ति के अंतर्गत मूल अधिकार का संशोधन नहीं आता है? सबसे पहली बार यह विवाद उठा 1951 में शंकरी प्रसाद के केस के नाम से जिसे जाना गया। और तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो है एक विशेष विधि की बात करता है, और जबकि 13(2) जो है एक सामान्य विधि की बात करता है। इसलिए भारत की संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर 13(2) को एक साधारण विधि के रूप में समझा गया और 368 को एक विशेष विधि के रूप में समझा गया। इसके बाद जो जजमेंट आया, दूसरी बार विवाद गया दूसरी बार 1964 में, और उस विवाद को हम लोग जानते हैं सज्जन सिंह वाद। सज्जन सिंह वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व वाला व्यू को यथावत रखा, अर्थात कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह एक संवैधानिक विधि है, और जबकि अनुच्छेद 13(2) में जो बात की गई है वह एक साधारण विधि की बात कही गई है। इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। लेकिन यहां तक तो बहुत अच्छी स्थिति थी, संसद को शक्ति प्राप्त थी और मूल अधिकार में चाहे तो परिवर्तन कर सकती थी, बाकी भी संविधान के हिस्से का परिवर्तन कर सकती थी। 1967 में तीसरा जजमेंट आया, और इस जजमेंट को हम जानते हैं गोलक सिंह वाद के नाम से। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में ये केस आया। इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो पूर्व के स्टैंड थे उसके विपरीत अपना जजमेंट सुना दिया, और जजमेंट जो सुनाया उसमें ये कह दिया कि 13(2) के तहत जो विधि शब्द का यूज किया गया है वह प्रत्येक प्रकार की विधि के लिए है। अर्थात भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत भी
मूल अधिकार का संशोधन करने की शक्ति नहीं रखती है। यहाँ पर 13(2) को अनुच्छेद 368 के ऊपर वरीयता दे दी गई। और संसद को देखिए, संसद के अधिकार को सीमित कर दिया गया। यहाँ पे संविधान संशोधन करने की शक्ति को पूरी तरह से सीमित कर दिया गया। अब भारत की संसद जो है कोई भी कानून बनाए, लेकिन उस कानून के माध्यम से मूल अधिकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। यह एक संवैधानिक संकट था, क्योंकि सरकार को पूरी तरह से संविधान संशोधन करने की शक्ति को न्यायपालिका ने अपने ग्रिप में ले लिया यहाँ से। तब संसद ने गोलकनाथ के जजमेंट से उबरने के लिए या इस जजमेंट का तोड़ निकालने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 कर दिया। और इस 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। उस अनुच्छेद का नाम था 13(4) और इस अनुच्छेद में कह दिया गया कि 13(2) जो है, 13(2) के अंतर्गत आर्टिकल 368 नहीं आता है। चूंकि एक नया आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया गया था, जिसमें स्पष्ट कह दिया गया कि 368 जो है 13(2) के अधीन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह दी गई इसी संविधान संशोधन में, पहला तो ये आर्टिकल जोड़ा गया और दूसरी बात ये कह दी गई कि संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति अनिवार्य रूप से देगा। कहने का तात्पर्य देखिए कि संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए ना तो इसको लौटा सकता है, ना ही अपने पास होल्ड कर सकता है। किसी भी प्रकार का वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। ये प्रावधान कब से आया? ये आया 1971 से कि संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति अनिवार्य रूप से देगा। और तीसरा इसमें परिवर्तन ये किया गया इस संविधान संशोधन से, आर्टिकल 368 का शीर्षक बदल दिया गया। इसमें कह दिया गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ये नया शब्द जोड़ दिया गया इसमें। यहां से भारत की संसद को पुनः से अधिकार मिल गया कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है वो। इसके बाद जो ये 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, इसको पुनः चैलेंज किया गया कोर्ट में और इस चैलेंज का नाम पड़ा केशवानंदवाद। ये देखिए 1973 में आया। केशवानंदवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के निर्णय के विरुद्ध अपना जजमेंट सुना दिया और इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत की संसद को संविधान के सभी भागों का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। जब सभी भाग शब्द यूज कर लिया गया तो मतलब मूल अधिकार का भी संशोधन कर सकती है। और ये भी कह दिया कि जो 24वां संविधान संशोधन किया गया है वह संविधान संशोधन भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा के लिए भारत की संसद को सीमित कर दिया। एक नई अवधारणा पेश कर दी केशवानंद जजमेंट में और इस अवधारणा का नाम पड़ा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भारत की संसद जो है निश्चित रूप से संविधान के 22 भागों का संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे संशोधन के कारण संविधान के आधारभूत ढांचे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आधारभूत ढांचा क्या था, यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। आधारभूत ढांचे का मतलब ये था कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं संविधान के जिसको यदि उलट दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो संविधान अपनी मूल भावना को ही खो देगा।
जैसे कि मान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, इन सब चीज़ों को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया। अब यहाँ पर एक हाथ से तो लड्डू दिया गया भारत की संसद को कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, और दूसरे हाथ से ये कह दिया गया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया। अब देखिए कि यहाँ पर भारत की संसद को सीमित कर दिया गया, इसके संप्रभुता को ही सीमित कर दिया गया यहाँ पे। तब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, यहाँ पे भारत की न्यायपालिका सुपर पावरफुल हो गई, क्योंकि अब किसी भी कानून का जो संसद ने बनाया है उसका पुनर्मूल्यांकन आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर कभी भी किया जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, 42वां संविधान संशोधन किया और 2 नए अनुच्छेद को क्रिएट किया, और ये अनुच्छेद का नाम पड़ा 368(4), 368(5). इन दोनों अनुच्छेद का उद्देश्य ये था, और इसमें वर्डिंग ये थी इनकी, कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे, न्यायपालिका द्वारा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। देखिए, बड़ी चतुराई से यहाँ पे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को सुपर पावर बना लेती है यहाँ पे इसके माध्यम से, और इन दोनों अनुच्छेद के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को ही छीन लिया गया। कह दिया गया कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब इस जजमेंट को 1980 में फिर से चैलेंज किया गया, और इस केस का नाम पड़ा मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत की संसद का आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत ढांचे के तहत आता है। इसलिए कोई भी कानून के माध्यम से संसद न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को नहीं छीन सकती है। और साथ में 368(4) और 368(5) को भी न्यायपालिका ने शून्य घोषित कर दिया। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हमेशा के लिए मूल अधिकार में संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की, उसको सीमित कर दिया यहाँ से, क्योंकि अब 368(4)(5) रहा नहीं, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, न्यायिक पुनरावलोकन का भी सिद्धांत है। ऐसे में अब संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है, जो क्षेत्र है, बड़ा सीमित बचा है। संशोधन अगर किया भी जाएगा तो सकारात्मक ढंग से, बल्कि कहने का तात्पर्य ये है कि मूल अधिकार को और ताकतवर बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए कि 1978 में मेनका गांधी का जजमेंट आया। मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विधियों की व्याख्या जो थी एक नए तरीके से करने लगी, और उस नए तरीका का नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके पहले न्यायपालिका जो थी प्रोसेसर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कानून की व्याख्या करती थी। लेकिन 1978 से भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका की प्रणाली को अपना लिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या यथोचित विधि प्रक्रिया के तहत कानून की व्याख्या करने लगी। और ये जो व्याख्या शुरू हुई है, अब इसी के तहत हम देख रहे हैं अनुच्छेद 21 का लगातार विस्तार हो रहा है। नई नई चीज़ों को ला करके अनुच्छेद 21 में हम डालते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है भारत के मूल अधिकार जो हैं लगातार मजबूत होंगे, और संसद के पास अब इतनी शक्ति नहीं बची है कि वह किसी भी तरह से मूल अधिकारों पर छेड़छाड़ कर पाए। 1976 में यद्यपि हम देख रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकार से हटा करके हमने अनुच्छेद 300A में, जो कि भाग 12 में है, इसको विधिक अधिकार बना दिया।
है ना। लेकिन इसके बाद 1980 में जब जजमेंट आया, उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि किसी भी मूल अधिकार में संशोधन नकारात्मक ढंग से नहीं किया जा सकता है। जो भी चीज़ की जाएंगी उसमें एक समाज के बेटरमेंट के लिए या मूल अधिकारों को और मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। उदाहरण हम ले सकते हैं कि आर्टिकल 14 को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रख लिया है। संसद ने खुद ही 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये कह दिया कि अनुच्छेद 20 व 21 अब कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो 3 फंडामेंटल राइट को तो हमने पहले ही सिक्योर कर लिया है। तो अब जो है आज की स्थिति ये है, इस पूरे विवाद का जो निष्कर्ष निकालें कि भारत की संसद के पास शक्ति है कि वह संविधान के सभी भागों का 22 भाग हैं उनका संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन करते समय उसको आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की सीमा का ध्यान रखना होगा और संसद के द्वारा निर्मित किसी भी कानून का न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये था पूरा विवाद। एक्चुअल में विवाद जो था अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368 के क्षेत्राधिकार को लेकर था, और जो कि अब केशवानंद के बाद से और मिनर्वा मिल्स केस के बाद से इसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो ये लेक्चर हमारा आज का यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग पहले अधिकार को लेके आएंगे, समानता का अधिकार जो है। उस अधिकार को पढ़ने के पहले हम आर्टिकल 12 व 13 को बहुत अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 12 में राज्य को समझाया गया है, आर्टिकल 13 में विधि को समझाया गया है। इन दोनों चीज़ों को बहुत समझना जरूरी है और वो हम अगले पार्ट में मूल अधिकार के लेके आएंगे। आपके पास जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।